मार्केट में हमेशा दो साइकिल होते हैं, एक तो ग्रीड या फियर के साइकिल, बट स्टिल मार्केट में कंटिन्यू टू गो अप. सो रादर देन टेकिंग दोज मार्केट कॉल कि मैं मार्केट से 30-40 रुपये निकाल लूँ, आई शिफ्ट द स्टॉक्स. जैसे ये इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड बहुत चल गए हैं, तो जो नहीं चले हैं लास्ट 2-3 साल में, FMCG या IT या फार्मा टाइप, उसमें आई विल इंक्रीज एक्सपोजर. तो मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाज मार्केट कैप 40% इज मिड एंड स्मॉल कैप मार्केट कैप, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर हिस्टोरिकल बेसिस से. जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में कुछ बढ़ा दिया, कुछ लिमिट्स, मार्जिन लिमिट बढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका जो अनवाइंडिंग होगा, जो पोजीशन अनवाइंड करनी पड़ती है, उस वक्त मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है. क्या तो बेसिकली ये हाइब्रिड फंड है. बेसिकली एक मिनट, येलो. तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड इक्विटी हाईएस्ट रिस्क फंड्स होते हैं, और उसके बाद एग्रेसिव हाइब्रिड. ये कैटेगरी को पहले बैलेंस फंड्स नाम से जाना जाता था, बैलेंस फंड. अभी वो सेबी के रूल्स के बाद वो एग्रेसिव हाइब्रिड बोलते हैं. एंड दीज आर द अदर फंड्स. आई एम नो, आपको ये सब कुछ पता है. बेसिकली ये फंड्स, ये कैटेगरी का एडवांटेज है कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है. जैसे ये निफ्टी का अगर 18 का वोलेटिलिटी है 1 ईयर में, मतलब तो फंड का वोलेटिलिटी, ये कैटेगरी का वोलेटिलिटी 12 से है. मतलब ऑलमोस्ट 1/3 से वोलेटिलिटी कम हो जाता है इस फंड में, और अक्रॉस ऑल टाइम बकेट से वोलेटिलिटी कम होते जाता है. एज सर सेड कि इसमें इक्विटी एलोकेशन 65 to 80% के बीच में होता है, एंड डेट इज 20 to 35 के बीच में होता है. एंड दोनों साइड काफ़ी डायनामिकली मैनेज होती है. मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं कि कोई इन्वेस्टर को उसके रिस्क के हिसाब से, एज के हिसाब से 30-40-50% इक्विटी में रखना चाहिए, बाकी का डेट में रखना चाहिए. उसमें जो रिबैलेंसिंग रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज अगर मार्केट 30-40% चल गया तो उसका 50% इक्विटी 70 हो जाएगा. तो इक्वेशन, उसका जो प्रोपोर्शन है वो 70-30 हो जाएगा. तो उसको रीबैलेंस करना चाहिए, बिकॉज मार्केट फॉल होके वो जो प्रॉफिट कमाया वो चला जाता है. तो जो रीबैलेंसिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे कई बार नहीं होता है, पीपल जस्ट फॉरगेट इट. और इंडिविजुअल लेवल पे रीबैलेंसिंग करने में टैक्स बहुत इम्पैक्ट दे जाता है. बट इन दिस काइंड ऑफ फंड, बिकॉज दिस इज़ अ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग होता है उसमें टैक्स का कोई डिसएडवांटेज नहीं है. आई कैन डू इट डेली रीबैलेंसिंग, एंड उसमें कुछ टैक्स नहीं लगता है. एंड देर आर लॉट ऑफ अदर एडवांटेज ऑल्सो, जो मैं आगे जाके बताता हूँ. सो बेसिकली दिस वन, इक्विटी में in equity proportion which is 65 to 75, basically you get all assets, basically large caps, mid caps and small cap. And in debt you get obviously GSEC and corporate bonds also, जो AAA AA के होते हैं. In equity generally in our fund I keep 40-45% large cap and 30-35% mid and small cap में होता है. तो एक ही फंड में आपको सब कुछ मिल जाता है with better risk profile. दिस इज माई इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क, बट आई विल कम टू दिस लेटर. एक और चार्ट है इसमें. सो हिस्टोरिकली ये जो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसके अलोकेशंस ऐसे रहे हैं. सो दिस इज आउट ऑफ 100, जो मेरा 75 इक्विटी होता है, उसका अगर 100 पे रिबैलेंस करें तो ऑलमोस्ट 60% हमारा लार्ज कैप में रहा है, और रिमेनिंग 40 मिड कैप और स्मॉल कैप में रहा है. एंड ये मेरे प्रेडेसेसर थे पंकज टिब्रेवाल जी, उन्होंने मैनेज किया था ये फंड अब तक, और आगे जाके मैं करूँगा. बट ये ऐसे ही रहने वाला है, बिकॉज हिस्टोरिकली ऑल्सो जब मैंने DSP या टाटा में फंड मैनेज किए थे, वो 60-40 प्रोपोर्शन पे ही मैंने चलाए थे. 60 लार्ज कैप, 40 मिड एंड स्मॉल कैप. बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप में आपको रिटर्न ज़्यादा बन सकता है, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा होती है. तो दिस प्रोपोर्शन आई थिंक अगर हम फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एक अपने को मिलता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर दिस प्रेजेंटेशन आई थिंक. ये जो मार्केट के फॉल है 15 मार्च से मतलब 15 मार्च टू February 16, निफ्टी 22% गिरा था. उस वक्त ये फंड 15% गिरा था. ये उसके बाद वाला करेक्शन है, 10% गिरा था. ये फंड 7% गिरा था. सो ऑल दिस फॉल्स, ये फंड ने ऑलमोस्ट 3 से 5% बचाया है. एक्चुअली हम जो बोलते हैं कि फंड्स मतलब इन्वेस्टर्स को अल्फ़ा देना चाहिए, तो अल्फ़ा 2 प्रकार से आता है. हम लोग सबको एक ही प्रकार का अल्फ़ा पता होता है कि मार्केट ने 20% दिया तो फंड ने 25 देना चाहिए. बट मेरे अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड का कोई अल्फ़ा देखना है, तो उसमें एक्चुअली ज़्यादा प्रोपोर्शन गिरते हुए मार्केट में कम गिर के आता है.
बिकॉज इंक्रीजिंग मार्केट में बहुत सारे फंड मैनेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, फॉलिंग मार्केट में कम गिरना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म अल्फा। अगर आपने 10 लाख लगा के 50 लाख बनाए हैं तो दैट इज़ ऑब्वियसली यू हैव मेड अ गुड अल्फा। बट अगर वो 50 लाख किसी के हाथ में 50 का 25 होगा और किसी के हाथ में 50 का 20 हो गया, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो 10 से 25 गए और कोई 10 से 20 ही गया दूसरे इंस्टेंट में। सो आई थिंक पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट ऑफ मार्केट ये बचाने का पर्सपेक्टिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में हमेशा दो साइकिल होते हैं, एक तो ग्रीड या फियर के साइकिल। जब बहुत अच्छा होता है सब लोग ग्रीडी हो जाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और फिर वो टूट जाता है। और जो फियर होती है, जैसे कोविड या डिमोनेटाइजेशन में मार्केट गिरा था, लोगों ने उस गिरे हुए लेवल पे पैसा निकाला था। तो ये जो ग्रीड और फियर के साइकिल जो इन्वेस्टर मैनेज कर पाता है वही लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा पैसा बनाता है। जो चढ़ते मार्केट में लगाते जाता है उसका टूटता है, और जो गिरते मार्केट में निकालता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। आई थिंक इन्वेस्टिंग में कॉन्ट्रा बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जब गिरते मार्केट में मार्केट गिरता है तो उस वक्त आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी चाहिए कि उसमें आप ले सके। कोई स्टॉक 50% गिरने के बाद या 20% गिरने के बाद भी उस कंपनी के प्रमोटर पे, बैलेंस शीट पे कोई कंसर्न नहीं आना चाहिए, आपको लेने में कुछ झिझक नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेकिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। और आई थिंक नाउ आई विल कम बैक टू दिस माई 2 स्लाइड्स जो मैं हमेशा दिखाता हूँ। So these are my 2 slides. Actually, I am showing these slides for last many years now, 10 years or so. So जब आप कोई भी फंड देखते हो, फैक्ट शीट में आपको फंड दिखता है तो उसमें आपको बेसिकली 50, 60, 70 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दिखता है। तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो स्टॉक सिलेक्शन, आप कौन सी कंपनी लेते हो, कैसे किस बेसिस पे लेते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ वन स्लाइड एंड सेकंड स्लाइड इज़ बेसिकली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। जो आपको 60-70 स्टॉक दिखते हैं उसमें कौन से स्टॉक में कितना वेट देना है, कौन से सेक्टर को कितना वेट देना है, दैट इज़ ऑल अबाउट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और स्टॉक सिलेक्शन दोनों मिलके हमें रिस्क मैनेज करना होता है। तो बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन एज आई सेड कि जनरली माई स्टाइल इज टुवर्ड्स क्वालिटी एंड गुड बिजनेसेस। मतलब मुझे मैनेजमेंट अच्छी चाहिए। कोई भी स्टॉक में कभी सस्ता है इसके लिए नहीं लेता हूँ, या उस कंपनी या उस सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इसके नहीं लेता हूँ। पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। बिकॉज आपने हिस्ट्री में इंडिया में बहुत बिजनेसेस देखे होंगे, वो 2010 में 2000 में एग्जिस्ट करते थे, आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे मफतलाल या वो लोग 90s में बहुत बड़े हुआ करते थे, निफ्टी सेंसेक्स में उनके स्टॉक्स होते थे। आज कोई स्टॉक मतलब मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में भी नहीं है। 2007-8 के साइकिल में आपने कुछ देखा होगा, पावर स्टॉक्स या वैसे, वो आज पेनी स्टॉक है, मतलब 2-5 रुपये पे ट्रेड करते हैं। और वो स्टॉक इतना नीचे जाने का कारण एक ही है, मैनेजमेंट। और कुछ स्टॉक आपने देखे होंगे, HDFC बैंक, एशियन पेंट या थर्मैक्स एक्सेट्रा, वो ऊपर जाने का भी कारण एक ही है, उनकी मैनेजमेंट। बिकॉज लोग ही कंपनी बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी स्टॉक सिलेक्शन फॉर मी। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैं बिजनेस देखूंगा, बिजनेस अच्छा है कि नहीं, बैलेंस शीट देखूंगा, और नेक्स्ट 3-5 साल में उसमें कितना ग्रोथ आएगा, और उसके बाद वो क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है या क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये सीक्वेंस होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन में, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। कोई स्टॉक 10-15 रुपये का या कोई स्टॉक 8-10 PE का है, इसके लिए उसको लेना मतलब बेसिकली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना है। बिकॉज वो स्टॉक अगर इतना सस्ता है तो उसमें बेसिकली कुछ ना कुछ गलत है, इसके लिए वो सस्ता है, और वो गलती सुधर जाएगी ये एक्सपेक्ट करना मतलब आप बेसिकली आप लक पे हवाला कर रहे हो कि लक अच्छा होगा तो वो कंपनी सुधर जाएगी और 15 का 50 हो जाएगा। बट मोस्टली वो 15 का 5 होता है। तो ये चीज़ें आपने बहुत सारे फंड मैनेजर से देखी होगी, ROE, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, ESG, कैपिटल एलोकेशन, ये सब कुछ। बट आई थिंक दिस इज़ द स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क विच आई फॉलो। एंड मेरा ऐसा मानना है कि हर एक आदमी का एक बेंट होता है या सोचने का तरीका होता है। मतलब मेरा तरीका एक है, अनूप सर का एक होगा, आपका इंडिविजुअली एक होगा, और जिसको जो अच्छा लगता है वही करते रहना चाहिए। एक दिन मेरे स्टाइल से, दूसरे दिन इनके स्टाइल से, तीसरे दिन आपके स्टाइल से कुछ करने गए तो तीनों जगह मतलब खिचड़ी होगी। तो अपने को जो अच्छा लगता है, अपने लिए जो काम करता है वही करते रहना चाहिए। मार्केट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मिस्टेक होती है। एक्सपेरिमेंट किए भी जाते हैं तो बहुत
स्मॉल लेवल पे किए जाते हैं, मतलब आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो तो 5-10 रुपये आप इधर उधर हिला सकते हो, बट 80-90 रुपये के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जैसे मैंने बोला स्टॉक सिलेक्शन, तो 80-90% पोर्टफोलियो मेरा उस टाइप के स्टॉक होते हैं। अगर आप कोटक इक्विटी हाइब्रिड का पोर्टफोलियो देखोगे या इमर्जिंग इक्विटी का, आपको ऐसे ही स्टॉक दिखेंगे जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी मैनेजमेंट है, ग्रोथ हो रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऑल दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स। और बहुत बार अगर आपको अच्छी कंपनी लेनी है तो महंगी होती है, बट महंगी कंपनी लेने में एक्चुअली मतलब इट्स अ गुड वाइज डिसीजन, बिकॉज एज आई सेड कि अगर सस्ती होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी टू पे थोड़े हायर वैल्यूएशन, बिकॉज जो कंपनी ग्रो करती रहती है उसकी वजह से वो वैल्यूएशन को मतलब इट टेक्स केयर ऑफ वैल्यूएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स। और 15-20% जो जैसे मैंने बोला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या टैक्टिकल आइडियाज़ ले सकते हैं, तो 15-20% आई डू टेक टैक्टिकल आइडियाज़, बिकॉज मार्केट चेंज होते रहता है। 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उनके टाइम पे एफएमसीजी और वो कंजम्पशन स्टॉक बहुत चले। अभी इनके गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टॉक बहुत चल रहा है। वी हैड वॉर एंड कोविड, तो उसकी वजह से जो स्टॉक्स लाइमलाइट में आए हैं वो चेंज होते रहता है, तो उसकी वजह से 15-20% पोर्टफोलियो में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं। बट इस बकेट में भी एक मैनेजमेंट और बैलेंस शीट का डिसिप्लिन होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट या बैलेंस शीट उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अदर आप फंस सकते हो। तो 15-20% पोर्टफोलियो मेरा ऐसे स्टॉक्स में रहेगा जहाँ पे एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स आ गए, जैसे 2010 से 20 तक पावर सेक्टर में बहुत स्ट्रगल था, कुछ हो ही नहीं रहा था, बट ये यूक्रेन वॉर हुआ एंड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आया, तो पावर स्टॉक्स केम इनटू लाइमलाइट, तो उसमें से हम अच्छे स्टॉक ले सकते हैं। ऐसे जब सेक्टरल टेलविंड्स आते हैं तो वो उसमें से अच्छे स्टॉक ले सकते हैं। या फिर कई कई जगह कंपनी बिजनेस अच्छा होता है बट सीईओ या एमडी बहुत लिथार्जिक होते हैं, तो वो चेंज होने के बाद अगर कोई डायनेमिक आदमी आया तो बहुत चेंजेस होते हैं। जैसे लास्ट 5 साल में आपने देखा कि कोफोज या परसिस्टेंट, ये 2 आईटी कंपनीज में बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। उसके पहले भी अच्छी कंपनी थी बट वो एक्स्ट्रा पुश नहीं था, बट दोनों जगह सीईओ चेंज हुए, इन्फोसिस के लोग वहाँ जाके सीईओ बने और उन्होंने वो ग्रोथ पेडल पे पुश किया एंड द कंपनीज डिड वेरी वेल। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब आती है जहाँ बहुत डायनेमिक बंदा ज्वाइन करता है एज ए सीईओ एमडी, वहाँ पे हम टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं। कई कई जगह बैलेंस शीट में बहुत डेट होता है एंड कुछ होके वो डेट कम होने लगता है, इधर सेक्टर टेलविंड आते हैं या कुछ लैंड सेल करके वो बैलेंस शीट का डेट कम करते हैं, उस कंपनी में भी इक्विटी वैल्यू या शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो इस प्रकार के टैक्टिकल कॉल्स होते हैं, बट ये एक एक्सटेंड के बियॉन्ड नहीं लेना चाहिए, और उसमें भी मैंने बोला मैनेजमेंट और क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी देखना चाहिए। एंड बाकी जनरली मैं कैश कॉल नहीं देता, जबकि मैं मार्केट पे अभी थोड़ा कॉशियस बोलने वाला हूँ, बट पोर्टफोलियो में मैं कभी कैश कॉल नहीं लेता, बिकॉज सो इट मे हैपन कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सम इवेंट्स में गो नेगेटिव, बट स्टिल मार्केट में कंटिन्यू टू गो अप। सो रादर देन टेकिंग दोज मार्केट कॉल कि मैं मार्केट से 30-40 रुपये निकाल लूँ, आई शिफ्ट द स्टॉक्स। जैसे ये इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड बहुत चल गए हैं, तो जो नहीं चले हैं लास्ट 2-3 साल में, एफएमसीजी या आईटी या फार्मा टाइप, उसमें आई विल इंक्रीज एक्सपोजर। सो नो कैश कॉल, ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड, बट यू कैन कीप चेंजिंग द स्टॉक्स एंड सेक्टर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन एंड द, हर एक सेक्टर का जो होता है एक साइकिल होता है, 2-3 साल अच्छा करता है, 2-3 साल बुरा करता है, तो जो बुरे साइकिल में होते हैं उनको पहले लेके रखो थोड़े प्रोपोर्शन में 15-20%, एंड जब टाइम आता है तो दे डिलीवर रिटर्न, बट डोंट टेक कैश कॉल। तो जनरली आई डोंट टेक कैश कॉल। जो अलोकेशन होता है अपना एसेट अलोकेशन, जैसे आप बोलते हो अलोकेशन मेंटेन करना चाहिए इक्विटी एंड डेट का फॉर एन इन्वेस्टर, फॉर मी आई स्टे इन्वेस्टेड, बट उसमें मैं स्टॉक्स चेंज करते रहता हूँ। एंड जनरली एज ए सेड कि 40-45% लार्ज कैप होता है एंड 30-35% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, एंड जनरली पोर्टफोलियोज आर डाइवर्सिफाइड टू 55-60 स्टॉक्स। आई डोंट लाइक टू रन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज और वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आई थिंक जैसे मैंने बोला कि जिसको जो आता है अच्छे से आता है वही करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से 60 से 80 इज़ अ गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो, जहाँ पे आई कैन ट्रैक दोज कंपनीज and also diversify my risk. So I think this is working for me and I'm continue doing that.